नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का सुपरहिट शो राजनीति। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे क्योंकि आज से अयोध्या में रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का उत्सव शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज ही अयोध्या में 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के राम मंदिर में दीप जलाकर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का शुभारंभ किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अगले 3 दिनों तक चलेगा। आपको भी अयोध्या में रामलला का दरबार कैसा सजा है, ये जरूर देखना चाहिए। झलक रहा है 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास। कलयुग में प्रभु राम के अवतार का त्रेता युग जैसा सजा है दरबार। अयोध्या का कड़कड़ प्रफुल्लित है, मुदित है, चकित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास सर्वविदित है। राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक हैं। राम है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो राम है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की विशेष पूजा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का शुभारंभ किया। पुजारियों ने रामलला का पंचाभिषेक किया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पहले रामलला का अभिषेक हुआ। फिर सरयू और गंगा के जल से स्नान कराकर पीतांबर धारण कराया गया, जिनकी बुनाई और कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की गई है। रामलला की छटा तीनों लोक में ज्योति मंगल स्वरूप में आलोकित हो रही है। भगवान के मंदिर को 50 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट भगवान रामलला के परिसर की शोभा बढ़ा रही है। अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर भव्य तैयारियां की गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर जो है भव्य तरीके से सजावट की गई है। फूलों से जो है द्वार सजाया गया है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बेहद उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसे में नक्षत्र के अनुसार आज ही की तिथि जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से तय किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भव्य नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का समारोह 13 जनवरी तक होगा। 11 जनवरी से शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान 13 जनवरी तक चलेगा। एक तरफ महाकुंभ में आस्था का पावन, पवित्र और गरिमामय स्नान, संगम तट पर श्रद्धालुओं का रेला और दूसरी ओर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर भक्तों का मेला। इस वक्त पूरा उत्तर भारत भक्तिमय है। वर्षों से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है और प्रयागराज में भी जैसी सुविधा अयोध्या धाम में है, ऐसी भव्य सुविधा प्रयागराज में भी सबको प्राप्त होने वाली है। भगवान रामलला का अभिषेक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का अभिषेक किया। दोपहर 12:20 पर भगवान रामलला की महाआरती हुई। इसके बाद भगवान को 56 व्यंजन का भोग लगाया गया। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक राम कथा का आयोजन हुआ और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रामलला को बधाई गान सुनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस विधि विधान से रामलला के विग्रह का अभिषेक किया गया था, उसी तर्ज पर आज भी रामलला के विग्रह का अभिषेक और पूजन हुआ। 2000 साधु संत और अतिथि इस मौके पर मंदिर परिसर के आयोजन में शामिल हुए। साथ ही सैकड़ों श्रद्धालु भी इस अद्भुत पल के गवाह बने। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पिछले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जन्मभूमि पर विग्रह स्वरूप में पधारे थे। अयोध्या जैसी तब दिखी थी, ठीक वैसी ही अयोध्या आज फिर दिख रही है। राम नाम का जयकारा गूंज रहा है। तो भगवाधारी सच्चे सनातनी योगी आदित्यनाथ न सिर्फ महाकुंभ के आयोजन से हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं,
बल्कि वो अपने कुशल नेतृत्व के लिए संतों के दिलों में भी राज करते हैं। ऐसे में सनातन के रक्षक योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के साधु संत पुष्पा अवतार बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि योगी कभी जमातियों और सनातन विरोधियों के आगे झुकेंगे नहीं और योगी हैं तो कट्टरपंथियों की हार तय है। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम पटे थे। सिनेमास के कुछ डायलॉग्स और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो रियल कैरेक्टर से ही लिए जाते हैं। ये झुकेगा इसलिए और नहीं क्योंकि इनको हम झुकने देंगे भी नहीं। जो धर्म की रक्षा के लिए अडिग हैं, जो सनातन के अनुयायी हैं, संतों के रक्षक हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हैं, जो धर्म पथ पर कभी नहीं झुकते हैं और सनातन के काज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। योगी का सनातन प्रेम जग जाहिर है, तभी तो साधु संत कह रहे हैं कि योगी ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। और अब तो महाकुंभ में योगी को संतों ने नया अवतार बताया है। यूपी के मुख्यमंत्री जब योगी जी हुए तो हिंदुओं का स्वाभिमान जागा। वैसे जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मठ मंदिर के मठाधीश या महामंडलेश्वर या जगत गुरु या कोई संत होंगे तब हिंदुओं का स्वाभिमान जागेगा और हिंदू के लिए कार्य होगा। दरअसल यूपी के प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और इस आयोजन से साधु संत गदगद है। नाथ संप्रदाय के संत से यूपी के सीएम के पद तक पहुंचे योगी का सनातन काज संतों को इतना पसंद आ रहा है कि वो योगी की तुलना पुष्पा फिल्म के कैरेक्टर से कर रहे हैं। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी ने कहा, सीएम योगी रियल पुष्पा हैं क्योंकि कट्टरपंथियों, जिहादियों, आतंकियों के आगे नहीं झुकते हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे वो न्यूसेंस संभल में क्रिएट करने की बात हो साक्ष्यों के खिलाफ, ठीक है, वो बंदा ना झुका है ना झुक रहा है। तो ऐसे शेर संतों की राजनीति में यदि एक योगी की जगह अगर 10 योगी हो गए ना तो योगी को पुष्पा बना दिया, झुकेगा नहीं। that is totally filmy, I can't say, but हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि सिनेमास के कुछ डायलॉग्स और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो रियल कैरेक्टर से ही लिए जाते हैं। वो पुष्पा हो सकता है, ये रियल हो सकते हैं क्योंकि ये झुकेगा नहीं। ये नहीं झुकेगा और सुनिए ये झुकेगा इसलिए और नहीं क्योंकि इनको हम झुकने देंगे भी नहीं। एक बार करके दिखा दीजिए ना, ये झुकेगा नहीं। Doesn't look nice in my attire। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पर झुकेंगे नहीं। महाकुंभ में भक्ति की धारा बह रही है और साधु संतों के बीच योगी की सनातन छवि और प्रबल हो गई है। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज ने तो यहाँ तक कह डाला कि योगी सनातन के लिए जरूरी है क्योंकि वो कभी झुकते नहीं। लोकतंत्र में अगर संत नहीं आएंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी, सनातनियों की रक्षा कैसे, वो हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। इसीलिए अब जरूरी है कि संतों को पॉलिटिक्स में आएंगे। जैसे योगी जी आए तो एक अद्भुत नज़ारा पेश हुआ सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मठों के लिए, मंदिरों के लिए स्वाभिमान जागा। उसी तरह सभी राज्यों के अगर मुख्यमंत्री मठाधीश हो जाएंगे, संत हो जाएंगे तो हिंदू का स्वाभिमान जाएगा और जितने बाहर चले गए सबकी घर वापसी एक साथ हो जाएगी। क्या कट्टरपंथी एक्टिव हो रहे हैं इसलिए अब बाबा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? बाबा हमेशा पॉलिटिक्स में रहते हैं, बिना धर्म के राजनीति नहीं चलती है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बाबा लोग अब राजनीति में सक्रिय होंगे। अब जरा ये समझिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ को रियल पुष्पा क्यों कहा जा रहा है। संतों का ऐसा कहने की जो बड़ी वजह है वो समझिए। साधु संतों के मुताबिक सनातन धर्म को मजबूत बना रहे हैं, सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं, सनातन विरोधियों पर वार कर रहे हैं, कट्टरपंथी जिहादियों के आगे झुकते नहीं हैं। महाकुंभ के आयोजन के बीच योगी आदित्यनाथ को साधु संत कई अवतारों में दिखा चुके हैं। पहला अवतार साधु संत योगी आदित्यनाथ को आज का अर्जुन बता चुके हैं और इसके पीछे तर्क दिया था कि अर्जुन जो अकेले ही कौरवों पर भारी पड़े थे, जिसने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, अपने आदर्श और धर्म के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, वैसे ही योगी भी आज सनातन के रक्षक हैं। दूसरा अवतार महाकुंभ में योगी को भागीरथ बताने वाले पोस्टर भी लग चुके हैं जिसमें लिखा था, योगी का है भागीरथ अवतार, करते हैं सनातन विरोधियों पर वार। तीसरा अवतार और अब तो योगी आदित्यनाथ को रियल पुष्पा तक कहा जा रहा है, सनातन के ऐसे रक्षक जो धर्म संस्थापना के लिए किसी के आगे झुकते नहीं।
साफ है कि महाकुंभ में साधु संतों के बीच योगी की गूंज है। सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए योगी जैसे नेताओं की डिमांड है और योगी भी साफ कर चुके हैं। सनातन की रक्षा के लिए बढ़ा उनका रथ कभी रुकेगा नहीं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। और महाकुंभ की तैयारी शुरू होते ही सनातन विरोधी बयान भी शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पहले कुंभ में मुस्लिम धर्मांतरण की साजिश जताई, तनाव फैलने की आशंका जताई, फिर कुंभ में 54 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड का बता दिया। लेकिन अब उनके बोल बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं पर मुस्लिम पुष्प वर्षा करें। मौलाना की इस अपील पर प्रयागराज से साधु संतों ने साजिश की आशंका जताई है और कहा है कि हमें मौलाना की पुष्प वर्षा नहीं चाहिए। महाकुंभ में मेहमान, स्वागत करेंगे मुसलमान। पहले वक्फ का राग, अब पुष्प वर्षा की बात। महाकुंभ पर बरेलवी का दिल कैसे बदल गया? सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। संगम तट पर साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 13 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का आरंभ हो जाएगा। इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी का हृदय परिवर्तन हो गया है। महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताकर विवाद बढ़ाने वाले बरेलवी ने अब प्रयागराज के मुसलमानों से अपील की है कि वो महाकुंभ में आए संतों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करें। मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरें तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें और उनका स्वागत करें। महाकुंभ की महाव्यवस्था को देखकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेलवी इतने अभिभूत हैं कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने, रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। करोड़ों लोगों के इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। मगर इन सब के बावजूद पुष्प वर्षा की अपील करने वाले बरेलवी संतों का विश्वास जीतने में नाकाम दिख रहे हैं। चूंकि बरेलवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था, लिहाजा साधु संतों ने साफ कह दिया कि ये फूल उन्हें स्वीकार नहीं है। ऐसे फूल संतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है और अन्य कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। वो अपने फूल खुशी अपने पास ही रखें और हमारे धर्म के, हमारे साधु संत ही फूल बरसाएंगे। संत समाज ने बरेलवी पर महाकुंभ पर सियासत का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि सिर्फ सनातन में विश्वास करने वालों से ही उन्हें फूल स्वीकार है। वो तो उनकी राजनीति है, वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत कुछ कह सकता है। कोई भी नेता, वो तो मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी है, जो नेता जो है तो अपनी जो राजनीति चमकाने के लिए सब बातें ऐसी करती हैं। और तो और बरेलवी के बदले सुर के पीछे कुछ संतों को जहां साजिश नजर आ रही है, वहीं कुछ संतों को अंदेशा है कि पुष्प वर्षा का बयान बरेलवी ने दबाव या डर से दिया है। वास्तविक व्यवहार उनका है, सही चेहरा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि किसी प्रेशर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं। अगर वो अंदर मन से कह रहे हैं तो फिर सराहनीय काम है, क्योंकि हम तो किसी के भावनाओं का आदर करते हैं। शुद्ध मन से करें तो ना कोई षड्यंत्र ना हो तो ठीक है। आपका भी शक है कि कोई षड्यंत्र इसके पीछे हो सकता है? हो सकता है, इसमें क्या दो राय है। साधु संतों को बरेलवी की पुष्प वर्षा स्वीकार नहीं करने की वजह भी। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया था कि जिस जमीन पर महाकुंभ होना है उसमें से 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। महाकुंभ को लेकर इसी वक्फ राग से पूरा संत समाज आक्रोशित था।
इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग उठने लगी। सूबे के सीएम योगी ने भी महाकुंभ पर उल जलूल बयानबाजी करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। योगी के बयान में भले ही भूमाफियाओं का जिक्र था, लेकिन साफ तौर से संदेश बरेलवी जैसे लोगों के लिए था। शायद यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का मन और बयान बदल गया। प्रयागराज से मयूर शुक्ला और मोहम्मद गुफरान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। पुष्प वर्षा को लेकर साधु संतों ने नए जिहाद की आशंका जताई है। साधु संतों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा सनातनियों पर निशाना चाहते हैं और उनके फूल में भी कहीं ना कहीं जिहाद हो सकता है। लिहाजा मुस्लिम समुदाय के फूलों को साधु संतों की कोई जरूरत नहीं है। और पुष्प वर्षा करें तो किस रूप में देख रहे हैं आप इन्हें? उनको देख तो अच्छे ही रूप में रहे हैं, लेकिन कहां तक अच्छा रूप उनका देखा जाए। हम तो ये देख रहे हैं कि अगर फल लेने आप जा रहे हैं या कोई खाने पीने का चीज लेने जा रहे हैं तो उसमें वो थूक के या पानी उसमें झूठा करके मिला के दे रहे हैं, तो हो सकता है पुष्प वर्षा करेंगे उसमें भी थूक के अगर उन्होंने चढ़ाया तो वो सब अच्छा नहीं होगा। जो अपवित्र चीजें जो डालते हैं ये गलत है। अब जब गलत कर रहे हैं तो अब आपको कहा हमको प्रेम दिखाया है तो आपके फूलों की जरूरत हमको हो। जैसा भी है अच्छा हो गया और अच्छा ही होगा। हमारा तो यही कहना है कुंभ में और सब जगह भारतवर्ष में। और प्रयागराज में महाकुंभ के लिए भव्य आयोजन से कुछ विधर्मी इस कदर चिढ़े हैं कि महाकुंभ में हमला करने और सीएम योगी को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बरेली का मैजान रजा फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी को धमकी देकर महाकुंभ पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखकर बहुत खुश था, मगर हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वाले मैजान को अपने किए की सजा मिलने में देर नहीं हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब मैजान माफी पर माफी मांग रहा है। महाकुंभ का प्रारंभ होने वाला है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ का पावन उत्सव चल रहा है। और इस बीच फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने का मामला सामने आता है। सनातन धर्म के उत्सव में फेसबुकिया पोस्ट करता है अपमानजनक, अभद्र, घटिया, माहौल बिगाड़ने वाले इस पोस्ट को करने वाले के खिलाफ एक्शन होना ही था, जो हुआ। अंजाम सामने है। थाने में आरोपी मैजान रजा अब गिड़गिड़ा रहा। कभी भी कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी भी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। फेसबुक पोस्ट कर सीएम योगी को धमकी देने वाला ये युवक बरेली के प्रेम नगर थाने के बान खाने का रहने वाला है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर तमाम ऐसे पोस्ट डाले जिससे हिंदू समुदाय की भावना को ठेस पहुंची। मेहनाज उर्फ फैज शनाफ असलम जो चौधरी तालाब थाना किला क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है। मैजान रजा ने फेसबुक पर कुंभ मेले में और मंदिरों की खुदाई को लेकर काफी कुछ अनर्गल बोला था, जिसको लेकर हिंदू धर्म गुरु के शंखधर ने उसकी पोस्ट को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बरेली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी के लिए उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बहुत उल्टा सीधा लिखा है, भगवान राम के लिए उसने गाली दी है। हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और बहुत क्षोभ हुआ है हमें। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो अराजकता फैला रहे हैं और जो दंगा कराने की साजिश में लगे हुए हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मैजान रजा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी सारी फेकड़े निकल गई। अब अपनी पोस्ट को लेकर यह शख्स माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। सही मायने में ये एक नजीर है उन सभी लोगों के लिए जो अनर्गल पोस्ट डालकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की पकड़े जाने पर क्या हालात होती है, ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है। कभी भी कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी भी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब।
बरेली में बैठकर हिंदू समुदाय की भावना भड़काने का यह खेल मैजान रजा को बहुत भारी पड़ा। सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर कीजिए, लेकिन आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे, वो भी योगी राज में, तो इसका अंजाम बुरा ही होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ा पोस्ट हो। अभद्रता की सभ्य समाज में कहीं जगह नहीं है। मैजान रजा बनेंगे तो ऐसे ही माफी मांगते नजर आएंगे और पुलिस फिर भी नहीं छोड़ेगी। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। एक पोस्ट डाली जिसमें योगी आदित्यनाथ और कुंभ और साथ ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर अनर्गल बात कही गई थी। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मैजान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी अनर्गल पोस्ट आखिर पोस्ट क्यों करते हैं। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। और आइए अब रुख करते हैं संभल का, जहां एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन दिखा। चंदौसी में रानी की बावड़ी पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। इसके बाद प्राचीन पाप मोचन तीर्थ और होलिका दहन स्थल पर हुए अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। संभल में फिर चला बुलडोजर। अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा। बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा है। संभल में जहां भी अवैध कब्जा है, वहां बुलडोजर यूं ही गरज रहा है। अतिक्रमणकारियों से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है ताकि सनातन के निशान को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यूपी के चंदौसी में बावड़ी से सटे मकान पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बावड़ी के पास बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाया है। नोटिस का समय पूरा होने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी मकान को ध्वस्त कर रहे हैं। अवैध मकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही के दौरान डीएम राजेंद्र पेंसिया मौके पर खुद मौजूद रहे। मकान तोड़ने के आदेश के बाद लोगों ने अपना मकान खुद ही खाली किया था और घर के सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। वहीं कुछ लोग बुलडोजर के डर से खुद ही अपने मकान का अवैध हिस्सा तोड़ते हुए दिखाई दिए। संभल में बुलडोजर का एक्शन यही नहीं थमा। संभल के प्राचीन पाप मोचन तीर्थ और होलिका दहन स्थल पर हुए अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हुई है। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने रास्ते पर हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है, बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग था। उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटाया। बुलडोजर एक्शन का खौफ संभल के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। संभल प्रशासन के आदेश के बाद मस्जिद परिसर में बनी कई दुकानों को मस्जिद कमेटी खुद ही तोड़वाने में जुटी है। जामा मस्जिद से सटी जमीन पर काफी समय पहले इनका निर्माण किया गया था। हालांकि मस्जिद कमेटी के सदर का दावा है कि जिस जमीन पर दुकान बनवाई गई है वो जमीन मस्जिद कमेटी की ही है। नोटिस मिला था, हम अपने आप हटाना है, हमें हमारी जमीन है, हम इसके मालिक। क्या है मौके पर, क्या स्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं, वैसे दीवारें खड़ी हुई थी, दुकानें बना ली थी, लेकिन बन ना पाई थी किसी वजह से। 3 और 4 में नक्शा भी पास है। हाँ, नक्शा भी पास है, हमारे पास इसका बैनरनामा भी है। दरअसल संभल में पिछले 1 महीने से पुलिस प्रशासन फुल एक्शन में है। चाहे संभल हिंसा के दंगाई हों या फिर सनातन के निशान मिटाने वाले विधर्मी या अवैध कब्जाधारी, कानून का शिकंजा हर किसी पर कस रहा है। योगी फोर्स किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। सुनील कुमार, जी मीडिया, संभल। और सिर्फ संभल ही नहीं, देश के कई और राज्यों में बुलडोजर गरजा है। यूपी, एमपी, गुजरात में पीले पंजे से कब्जाधारियों में दहशत देखने को मिली। जहां जहां अवैध कब्जा था, वहां वहां पीले पंजे के जरिए कब्जे को मुक्त कराया गया। इस दौरान पुलिस बल की काफी संख्या में तैनाती भी रही। ये बुलडोजर का वीकेंड वार है। यूपी, एमपी, गुजरात, देश के 3 बड़े राज्यों से बुलडोजर के जबरदस्त प्रहार की तस्वीरें सामने आई। कहीं विकास की राह में रोड़ा बने निर्माण को जमींदोज किया गया, तो कहीं अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए पीले पंजे ने प्रहार किया। योगी राज की बुलडोजर गर्जना अब देश के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई देने लगी है। इस बार बुलडोजर एक्शन महाकाल की नगरी उज्जैन में देखने को मिला।
महाकाल की नगरी में बुलडोजर गरजा तो अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। उज्जैन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। महाकाल लोक विस्तारीकरण परियोजना के तहत 250 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कि प्रशासन ने तकिया मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में 257 मकानों पर कार्रवाई से एक दिन पहले ही नोटिस दे दिया था और अनाउंसमेंट कर लोगों से मकान खाली करने की अपील की गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने खुद ही अपने मकान खाली कर दिए थे। यहाँ पर जो पीछे जो कार्रवाई चल रही है वो विधिवत भूअर्जन का भूमि अधिग्रहण का उसमें आदेश किया गया है और उसके बाद लगभग 250 के करीब संरचना है उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो भविष्य में आप देख रहे हैं ये जो दीवार आपको दिख रही है महाकाल लोक के अंतर्गत है, शक्तिपथ के अंतर्गत है। भविष्य में यहाँ पर विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा, पार्किंग है या अन्य संरचनाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए एक दिन पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें कहीं भी कोई कार्रवाई के दौरान कोई आपत्तिजनक स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति या विरोध प्रदर्शन की स्थिति अगर बनती है तो हम लोग पुलिस लगभग 200 पुलिस बल के साथ में यहाँ उस पूरी व्यवस्था को सुचारू कराने के लिए मौजूद है। ये तस्वीरें गुजरात के बेट द्वारका की हैं। बुलडोजर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रशासन ने बेट द्वारका के कोस्टल एरिया में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए मुक्त कराया। बेट द्वारका में हुए बुलडोजर एक्शन को ड्रोन कैमरे से भी रिकॉर्ड किया गया ताकि बुलडोजर एक्शन में खलल डालने वालों की पहचान की जा सके। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन कैमरे में बुलडोजर स्ट्राइक की हैरान करने वाली तस्वीरें जरूर कैद हुई। यूपी के कानपुर में भी पीला पंजा चला। यहाँ 70 करोड़ की जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर ही काम आया। कानपुर के रतनपुर साउथ ईस्ट कॉर्नर योजना के तहत ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक बुलडोजर के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में खौफ है और संदेश साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो जवाब पीले पंजे से ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की, जिनके बीच जंग तेज होती जा रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुनार प्रांत पर रॉकेट से जोरदार हमला किया। ये बमबारी वहां रिहायशी इलाके में की गई, जिसमें एक अफगान अधिकारी और 2 आम नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर बम बरसाकर पलटवार किया है। तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बड़े पैमाने पर एक जो जंग है वो चल रही है। पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर छिड़ी जंग। अफगानिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी अटैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल के 24 दिसंबर को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अब तक दोनों तरफ से हमलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी के खात्मे के लिए आमादा है, तो वहीं टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है। लेकिन इन सबके बीच अफगानिस्तान की आवाम पिसती जा रही है। पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी की। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकानो जिले में पाकिस्तान ने बमबारी की। इस दौरान रिहायशी इलाके में रॉकेट और बमों से हमले किए गए, जिसमें एक अफगान अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। तनाव बढ़ने पर अफगान नागरिकों ने पलायन शुरू कर दिया। 24 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में की गई एयर स्ट्राइक के बाद लगातार तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बड़े पैमाने पर एक जो जंग है वो चल रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच में लगातार क्लैशेस की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले में 2 अफगान नागरिकों की भी मौत हुई है, जिसके बाद अफगानी सेना ने भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर गोलीबारी की। सरकानों में जिस जगह पर हमला हुआ वो अफगानिस्तान के कुनार प्रांत और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके के पास है। यहाँ दोनों तरफ से हजारों परिवार रहते हैं, जिनमें इस जंग से दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का कुनौर का इलाका, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर का इलाका है, वहां पर सरकानू इलाके में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना द्वारा एक बार फिर से हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें इस तरह की खबरें हैं कि कई सारे सिविलियंस उसमें अफगानिस्तानी सेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी, और साथ ही साथ जो माल मवेशी है उसे भी भारी नुकसान हुआ है। कई सारी कैजुअल्टी जो है उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं।
वहीं पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान और टीटीपी तो दूसरी तरफ बालूच लिबरेशन आर्मी है, जिसकी बारूदी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ तेज होते जा रहा है और इससे निपटना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अफगानिस्तानी सेना के साथ डायरेक्ट वॉर में अब पाकिस्तानी सेना जो है हार सकती है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान में हमले किए जा रहे हैं और लोगों को वहां पर नुकसान हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सरकार के लिए के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के लिए आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है और कई सारे जो नुकसान है वो पाकिस्तानी सेना को यहाँ पर उठाने पड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। और अब बात दिल्ली की सियासी जंग की, जिसमें सत्ता की कुर्सी के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों की बौछार तेज हो गई। वीडियो और पोस्टर के जरिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले बोल रही हैं और इन सब के बीच बीजेपी ने आज अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा गया है। दिल्ली चुनाव, आप वर्सेस बीजेपी का दांव। जीत की तैयारी, वीडियो वॉर जारी। कैंपेन सॉन्ग पर संग्राम, मचा घमासान। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग तेज हो गई। दिल्ली के दंगल में जीत का दावा ठोक रहे दोनों दल एक दूसरे पर पोस्टर और वीडियो के जरिए आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में इस कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया गया, जिसमें कहा गया कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली दंगों, वायु प्रदूषण, जहरीली यमुना, कूड़े के पहाड़ और पीने के साफ पानी को मुद्दा बनाकर आप सरकार पर निशाना साधा। खूबसूरती के साथ साथ इसमें दिल्ली के 10 साल की बदहाली का जिक्र है। वो जो दम दिल्ली जी रही है, दिल्ली बर्दाश्त कर रही है, उसका दर्द इस गाने में है। और यकीन मानिए ये दिल्ली की सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। वहीं इस कैंपेन सॉन्ग को आवाज देने वाले मनोज तिवारी ने सबकी मौजूदगी में इसे गाकर आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया, जिसका नाम दिया गया है यही होगा अगर केजरीवाल नहीं होगा। मुफ्त बिजली होगी बंद, यही होगा अगर केजरीवाल नहीं होगा। इसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला भी बोला। जाहिर है दिल्ली का सियासी दंगल अभी और भीषण होने वाला है। दिल्ली की 70 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी और तल्ख हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और यह कहा है कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाने का नया तरीका निकाला है। केंद्रीय मंत्री नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर तुरंत एफआईआर की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। परवेश वर्मा पर भी केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई। परवेश वर्मा को अयोग्य घोषित करे चुनाव आयोग, ये मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। और आइए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में इलेक्शन की तैयारियों के बीच एक एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गणतंत्र दिवस और दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले हाई अलर्ट पर चल रही पुलिस ने एक बांग्लादेशी अप्रवासी और उसके रिश्तेदार से 8 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। इस ड्रग्स तस्करी केस में पुलिस ने रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है।
दिल्ली में सामने आया ड्रग्स का बांग्लादेश कनेक्शन। मुस्लिम मोहल्ले में ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड का बड़ा ऑपरेशन। $8 करोड़ के ड्रग्स, अब तक 2 हुए गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चल रही है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से दिल्ली आए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस बीच दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। एक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और उसकी मामी को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामद ड्रग्स की कीमत 8 करोड़ रुपए है। दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने 2 ड्रग तस्करों हमीदुल, जो कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी है, और नसीमा को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 768 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन से हमीदुल को गिरफ्तार किया। हमीदुल के पास से 75 ग्राम हाई क्वालिटी वाली हेरोइन बरामद की गई। हमीदुल से पूछताछ के बाद टीम ने सिंडिकेट के सोर्स का पता लगाया। हमीदुल ने बताया कि उसकी मामी नसीमा ने उसे 75 ग्राम हेरोइन दी थी, जिसे अलग अलग जगहों पर बेचने के लिए कहा। हमीदुल के बयान पर नसीमा के घर पर छापेमारी की गई। नसीमा तो घर में नहीं मिली, लेकिन उसके घर से 80 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। नसीमा की तलाश तेज कर दी गई और उसे भी सनलाइट कॉलोनी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां से 693 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। यानी हमीदुल और नसीमा के पास से कुल 768 ग्राम हेरोइन बरामद हो चुकी है। दिल्ली में ड्रग्स की ये खेप तब पकड़ी गई जब गणतंत्र दिवस और दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए दक्षिण पूर्व जिले की पुलिस को संगठित अपराधों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। हमीदुल से पूछताछ में उसने बताया कि वो एक बांग्लादेशी अप्रवासी है। हमीदुल भारत में 3 महीने पहले आया था और जल्दी पैसा कमाने के लिए ड्रग्स तस्करी की दुनिया में घुस गया। हमीदुल की मामी नसीमा एक समाचार चैनल में काम करती थी। इस ड्रग्स केस में दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने आप पार्टी के एमएलए महेंद्र गोयल को नोटिस जारी किया है। रिठाला से आप के विधायक महेंद्र गोयल को पुलिस ने पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें गोयल के साइन और मुहर मिली है। राजू राज के साथ नीरज कौर, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं पर जारी हमलों के बीच उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर फिर बड़ा प्रहार किया गया। यूनुस की कट्टरपंथी जमात ने ढाका में प्राचीन रमना काली मंदिर में भजन कीर्तन की आवाज को दबाने के लिए मंदिर के ठीक सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए, जिनसे कुरान शरीफ की आवाज ठीक मंदिर के सामने गूंजती है और इसका असर वहां पूजा पाठ पर पड़ता है। लेकिन आंखों के सामने ये सब होने के बाद भी यूनुस सरकार खामोश है और हिंदुओं में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसका विरोध कर सके। बांग्लादेश में हिंदू विरोध, कट्टरपंथियों की नई करतूत, मंदिर में भजन कीर्तन पर ऐतराज, गूंजी कुरान शरीफ की आवाज, मंदिर के सामने लाउड स्पीकर, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं तो पिछले कुछ महीनों में आम हो चुकी हैं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। लाउड स्पीकर से कुरान शरीफ की ये आवाज यहाँ इसलिए गूंज रही है ताकि मंदिर में होने वाली पूजा पाठ और भजन कीर्तन की आवाज को दबाया जा सके। ढाका के प्राचीन रमन्ना काली मंदिर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ने ठीक मंदिर के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए और जैसे ही मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई, लाउड स्पीकर से तेज आवाज में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान मंदिर में काफी संख्या में हिंदू मौजूद थे, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लाउड स्पीकर से आ रही आवाज को कम कर सके, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदुओं को मालूम है कि अगर उन्होंने कट्टरपंथियों की करतूतों का विरोध किया तो उन पर फिर से अत्याचार किया जाएगा। ढाका के जिस रमन्ना काली मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया, उसका प्राचीन इतिहास है। बताया जाता है कि रमन्ना काली मंदिर मुगल काल से यहाँ मौजूद है, लेकिन 1971 में मंदिर में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया गया था।
साथ ही मंदिर में रहने वाले 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इस वारदात के 50 साल बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में भारत ने मदद की और 17 दिसंबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंदिर का उद्घाटन किया। उस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन तख्ता पलट के बाद बदले निजाम ने वहां सालों से दबी कट्टरपंथियों की सोच को ऐसी हवा दी कि आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लूटपाट हो रही है, मगर इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह से खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच सुपर पावर अमेरिका जंगल की आग के आगे भी बस है। लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाकों के जंगलों में लगी आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। आपको लॉस एंजलिस में आग की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए। इनके जरिए इस आगजनी की भयावहता को आप समझ सकते हैं। हजारों मकानों के खाक होने और अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर वहां से मिली है। हाल यह है कि 4 दिन के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और अग्निकांड से हजारों हेक्टेयर का इलाका त्राहिमाम कर रहा है। कैलिफोर्निया की आग में करोड़ों खाक, 4 दिन बाद भी वाइल्ड फायर नहीं बुझी। अमेरिका में अग्नि तांडव की ये तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। ये कोई ग्राफिकल इफेक्ट नहीं, बल्कि कुदरत के गुस्से का साइड इफेक्ट है। आग की लपटों में सब कुछ खाक हो चुका है। क्या मकान, क्या पहाड़, जंगल की आग ने किसी को नहीं बख्शा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी से लावा फटकर बाहर आ गया हो। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें आग की लपटों के बीच धधक रही हैं। वहीं इस आग में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 10 तक पहुंच चुका है। लॉस एंजलिस के काउंटी फायर चीफ के मुताबिक आग को बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया गया है। हालांकि अभी भी ये आग भयंकर है। वहीं एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें प्लेन को देखा जा सकता है। जंगलों में लगी आग को बुझाने के गुलाबी रंग के पानी से बौछार कर रही है। दरअसल इस पानी में एक खास तरह का केमिकल होता है जो आग को रोकने में मदद करता है। हालांकि तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाकों के जंगलों में लगी आग की वजह से हड़कंप मचा है।